हे एवरीवन, क्लास 12th हिस्ट्री की जो समरी सीरीज है उसकी ये 4th नंबर की वीडियो है, जिसके अंदर क्लास 12th हिस्ट्री की जो बुक नंबर 1 है उसका 4th चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इन 40-45 मिनट्स। दैट इज थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर स्टोरी की फॉर्मेट में इन सिंपल लैंग्वेज। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी पूरी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिसमें आपको इस सीरीज़ की जो भी वीडियोज़ आएंगी वो मिल जाएंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि ऐसे ही काम की वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस सब्जेक्ट की, साथ में पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी की भी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दे देना, एंड वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हो। क्लास 12th हिस्ट्री की जो ये वाली बुक है, बुक नंबर 1, इसका ये लास्ट चैप्टर है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। हम ये देखते हैं इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, 3rd है एंड 4th है, मैंने आपको बताया था उसका जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। दैट इज 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 कॉमन एरा की हम बात करने वाले हैं। यानी इन 1200 साल का जो इतिहास है वो हम पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 2 में हमने इसी टाइम पीरियड की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जाना था, 3rd चैप्टर में सोशल लाइफ के बारे में, और इस चैप्टर में इसी सेम टाइम पीरियड की हम रिलीजियस लाइफ के बारे में, कल्चरल लाइफ के बारे में जानेंगे। वी विल स्टडी अबाउट कि भैया कैसे डिबेट्स एंड सैक्रिफाइसेस होते थे। हम दो बहुत ही बड़ी फिलॉसफीज के बारे में बात करेंगे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म से ही कनेक्टेड है स्तूप बिल्डिंग, इसके बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि सांची का स्तूप क्यों बच पाया और अमरावती का क्यों सरवाइव नहीं कर पाया। हम स्कल्पचर्स के बारे में बात करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हीनयान एंड महायान, ये दोनों क्या हैं। हम हिंदुइज्म के ऊपर भी नज़र डालेंगे और टेम्पल बिल्डिंग भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे लास्ट में कि हिस्टोरियंस को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो इन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। सो चैप्टर को शुरू करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द रिलीजियस लाइफ, और जो हमारा टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 कॉमन एरा की जो बेसिकली रिलीजियस लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब होता क्या है, देखो, जो मिड फर्स्ट मिलीनियम बिफोर कॉमन एरा है ना, यानी इसका मतलब 500 बिफोर कॉमन एरा, इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और आपको पता होगा इसी सेम टाइम पीरियड को इंडियन हिस्ट्री में भी टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इस टाइम पे ना नए नए थिंकर्स सामने आ रहे हैं जो कि अपनी फिलॉसफीज को रख रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपको ईरान में ज़ाराथुस्त्र देखने को मिलेंगे। कौन सी आपको देखने को मिलेंगे? चाइना के अंदर सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल आपको ग्रीस में देखने को मिलेंगे। और इंडिया में इसी टाइम पे महावीर और गौतम बुद्ध का जन्म होता है, और ये अपनी फिलॉसफी सामने रखते हैं। ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स में और जो कॉस्मिक ऑर्डर है यानी कि जो गॉड है उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है। और इस टाइम पे नए नए किंगडम सिटीज भी एमर्ज कर रही थी। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को देखोगे तो आपको पता होगा महाजनपद, मौर्यन एम्पायर, ये सब सामने आ रहे थे, राइट। अब हम ये देखते हैं कि रिलीजियस लाइफ की स्टार्टिंग कैसे होती है। तो देखो, जो रिलीजियस लाइफ है ना, अगर हम उसकी बात करते हैं वो कैसे शुरू हुई, तो आप इस चीज़ को जानते हो। जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करी थी तो आपको पता होगा हड़प्पन जो सिविलाइजेशन के लोग थे ना, ये नेचर की वर्शिप करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये पीपल ट्री का एक सील है, एनिमल वर्शिप करते थे। इवन हमने जो प्रोटो शिवा है उस प्रोटो शिवा सील के बारे में भी बात करी है। तो ये लोग ना कहीं ना कहीं हिंदुइज्म के कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि लोग थोड़ा बहुत अपने रिलीजन को, रिलीजन प्रेजेंट नहीं है एज सच कि भाई कोई बड़ा रिलीजन है, लेकिन वर्शिप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका कल्चर सामने आ रहा है। हमने ग्रेट बाथ की बात भी करी थी, इवन पूरा टॉपिक ही था। उसके बाद टाइम पीरियड आता है किसका? वैदिक पीरियड का, और उसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड का। ठीक है, तो लेटर यहाँ पर आ जाएगा वैदिक। ये जो वैदिक पीरियड है और जो लेटर वैदिक पीरियड है, इस टाइम पे यहाँ पर वेद कंपाइल हो रहे थे। वैदिक पीरियड में हमें ऋग्वेद देखने को मिलेगा, और ऋग्वेद में ना कुछ हाइम्स हैं। किसकी तारीफ में? अग्नि, इंद्र, गॉड।
ठीक है, अग्नि गॉड हो गए, इंद्र हो गए, सोम हो गए, इनकी तारीफ में हमें कुछ हाइम्स मिल जाएंगे। और ये लोग हाइम्स गाया करते थे जब लोग सैक्रिफाइसेस करते थे। सैक्रिफाइसेस में क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से यज्ञ कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं, उसमें ना ग्रेन्स डाले जाते थे, घी डाले जाते थे, इवन कभी कभी एनिमल का सैक्रिफाइसेस भी होता था। और ये माना जाता था कि यहाँ पर जो भी चीज इसमें डाल रहे हैं, अग्नि में डाल रहे हैं, वो धुएं की फॉर्म में ना गॉड तक पहुंच रही है। तो ये लोगों का बिलीफ था। इवन हमें कुछ बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस भी देखने को मिल जाएंगे जो राजा क्या करते थे। फॉर एग्जाम्पल राजसूया यज्ञ, इसमें क्या होता था, कोई भी अगर नया राजा बन रहा है तो उसका राज्याभिषेक होता था, ठीक है। और यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग रूलर, पहले से ही रूलर है, तो वो यहाँ पर क्या करता था, ये जो इमेज बाय द वे ये राजसूया यज्ञ की है, ठीक है, या कह लो यज्ञ की है, जिसमें यज्ञ होता था, कोई एग्जिस्टिंग राजा है वो भी करवाता था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और अश्वमेध जैसे आपको यज्ञ भी देखने को मिल जाएंगे। अश्वमेध जो कि राम जी ने भी करवाया था, आपको पता होगा। और इसमें यहाँ पर एक ना इस तरीके से घोड़ा छोड़ा जाता था। यहाँ पर फिर क्या होता था, इस घोड़े को छोड़ा जाता था एक राजा के द्वारा दूसरे किंगडम में। अगर ये घोड़ा, ठीक है, इस घोड़े को किसी दूसरे नेबरिंग किंगडम के रूलर ने रोक लिया, ठीक है, तो उसकी लड़ाई होती थी किसके साथ, उस राजा के साथ जिसने इस घोड़े को छोड़ा है। और अगर वो घोड़ा, हॉर्स यहाँ पर पास होता गया, यानी उस नेबरिंग किंगडम से पास हो गया, उस नेबरिंग किंगडम के राजा ने नहीं रोका, तो इसका मतलब वो उस राजा की, जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है, उसकी सॉवरेनिटी को, उसकी पावर को एक्सेप्ट करता है और वो जगह उस राजा के किंगडम में चली जाया करती थी। तो इस प्रकार के हमें यज्ञ भी देखने को मिलते हैं। और ये वही टाइम था जिस टाइम पे हमें जो उपनिषद जैसे जो टेक्स्ट हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। उपनिषद हमें कुछ टेक्स्ट देखने को मिलेंगे जिनमें ना गुरु और शिष्यों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर क्या होते थे, डिस्कशन होते थे। और उन डिस्कशंस को लिखा गया है, उन डिबेट्स एंड डिस्कशन को लिखा गया है, किस चीज़ को लेकर, कि भाई लाइफ का मतलब क्या है, क्या यहाँ पर बर्थ रीबर्थ जैसी कोई चीज़ होती है, और होती है तो वो किस पे डिपेंड करती है, क्या हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार की यहाँ पर डिबेट्स, डिस्कशन होते थे और इन्हीं को उपनिषद में लिखा जाता था, ठीक है। और यहाँ पर बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं उसमें हमें कुछ इस टाइम पे 64 स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में देखने को मिलता है, यानी कि इतने प्रकार की हमें कुछ नई नई फिलॉसफीज देखने को मिलती हैं जो कि सामने आ रही थी। जैसे कि आप ये देखोगे, हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसमें क्या था, इसमें ना आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिल जाएंगे कि जो भी फिलोसोफर्स होते थे वो यहाँ पर क्या करते थे, अपने शिष्यों के साथ या अपने राइवल्स के साथ डिबेट्स एंड डिस्कशन करते थे। और ये जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस हमें देखने को मिलेंगी कहाँ पर होती थी, एक इस प्रकार का हट होता था विद अ पॉइंटेड रूफ, यानी एक इस तरीके का कोई झोंपड़े टाइप, इसमें डिस्कशंस होते थे। और कुछ कुछ फॉरेस्ट में भी होते थे, फॉरेस्ट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुताकरशाला इसको बोलते हैं, अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ। और होता ये था कि मान लो आपको ए देखने को मिल रहा है, फिलोसोफर बी देखने को मिल रहा है, और इसके कुछ शिष्य हैं, मतलब फॉलोवर्स हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर ए ने बी को कन्विंस कर लिया कि भैया जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है, आप जो बोल रहे हो वो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता था, कन्विंस अगर ए ने बी को कर लिया, यानी अपने राइवल को कर लिया, तो राइवल और साथ में उसके फॉलोवर्स बी के, ए के फॉलोवर्स बन जाया करते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हमें उस पर्टिकुलर टाइम पे देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आपको पता होगा, हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है कि भैया वर्ण सिस्टम आया, साथ में कास्ट सिस्टम आया, इससे ना सोसाइटी में जो इक्वालिटी थी वो बहुत ही कम हो गई थी, लोग बहुत परेशान थे। इसी चीज को हटाने के लिए दो सामने फिलॉसफीज आती हैं, एक तो जैनिज्म और बुद्धिज्म। ये ना वेद की अथॉरिटी को क्या करते थे, क्वेश्चन करते थे कि भैया आप किस सेंस में बोल रहे हो कि जिस पर्टिकुलर बंदे का इस वर्ण में जन्म हुआ, ठीक है, उसका बेटा भी उसी वर्ण में रहेगा, ये लोअर कास्ट है, ये ऊंची कास्ट है, इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं जैनिज्म के बारे में। अब ये देखो होता क्या है, जो जैनिज्म की फिलॉसफी है ना वो पहले से इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, यानी जैनिज्म को फाउंड किया था ऋषभ देव ने, लेकिन इसको एक तरीके से रिवाइव किया। हमें ना जैनिज्म में 24 टीचर देखने को मिलते हैं टोटल, इनको तीर्थंकर भी बोला जाता है। इन 24th टीचर में जो फर्स्ट टीचर थे दैट वाज ऋषभ देव। हमें 23rd जो टीचर देखने को मिलते हैं वो मिलेंगे देखने को पार्श्वनाथ। इनके बारे में आप याद रखना, पार्श्वनाथ, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। और लास्ट जो टीचर थे 24th नंबर के वो थे लॉर्ड महावीरा। इनका जो स्टार्टिंग में नाम था, इनका नाम था वर्धमन।
वर्धमन जो थे इनका जन्म होता है कुंडल ग्राम में, जो कि नियर बाय आपको आज वैशाली में देखने को मिलेगा, इन प्रेजेंट डे बिहार। ठीक है, ये अपनी जो एक लाइफ है उसको छोड़ देते हैं, नॉर्मल जो लाइफ है, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं। क्या करने के लिए? मेडिटेशन करने के लिए। और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है, जिसको कैवल्य कहते हैं जैनिज्म के अंदर, राइट। तो ये है कि भैया महावीरा जो थे बेसिकली इनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है। वैसे फाउंड तो ऋषभ देव ने किया था, बट रियल फाउंडर यही है बिकॉज इन्होंने जो फिलॉसफी चली आ रही थी उसको रिवाइव किया था। ठीक है, तो तीर्थंकर का कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। महावीरा वॉज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर और कह लो टीचर ऑफ जैनिज्म। अब हम इनकी टीचिंग्स के बारे में बात करते हैं। इनका मानना यह है कि जो पूरी दुनिया है ना, एंटायर जो वर्ल्ड है वो एनिमेटेड है, यानी हर किसी के अंदर लाइफ है, पत्थर के अंदर भी लाइफ है। आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, नॉन इंजरी, आपको नॉन वायलेंस को फॉलो करना है। और इसमें नॉन वायलेंस ना आपको इतना हाई लेवल का देखने को मिल जाएगा कि आप ये देखोगे इस प्रकार का ना ये मार्क्स भी पहना करते थे। क्यों पहनते थे? क्योंकि देखो जब आप सांस ले रहे हो या फिर कुछ बोल रहे हो तो उससे क्या होगा, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं, ठीक है, वो हमारे अंदर जा सकते हैं, अंदर जाके मर जाएंगे, यानी हमें उनको भी नहीं मारना है। इतनी हाई लेवल की आपको देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पर ये भी था, अगर कोई भी बंदा यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा होता था तो एक बंदा उनके लिए बेसिकली एक पर्सन झाड़ू लगाया करता था ताकि ज़मीन को वो साफ़ कर दे। उससे क्या होगा, जब वो ज़मीन को साफ़ कर देगा तो वहाँ पर आसपास अगर मान लो कोई छोटे मोटे कीड़े भी हैं तो वो साफ़ हो जाएंगे और जो वो पर्सन आ रहा है वो आराम से जा सकता है, मतलब उस बेसिकली जो एरिया है, रोड है, उसके थ्रू वो जा सकता है जहाँ भी जा रहा है, राइट। इवन यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी ये बोल दिया गया कि एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हल बेसिकली हल के थ्रू खेत को जोत रहे हो, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं मरना चाहिए। यानी बहुत ही हाई लेवल का आपको इसमें नॉन वायलेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये बोला जाता है कि हमारे जो बर्थ रीबर्थ है ना, उसकी जो साइकिल है वो हमारे कर्म पे डिपेंड होती है। अगर आपको इससे मुक्त होना है तो आपको एस्थेटिसिज्म यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ेगी और तपस्या करनी पड़ेगी, पीनेंस करना पड़ेगा, राइट। और आपको मंक बनना पड़ेगा अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और इसके लिए 5 व्रत लेने होते थे, यानी कोई भी अगर बंदा है जिसको भाई यहाँ पर एक तरीके से जैन मंक बनना है, ठीक है, जैन मंक बनना है, तो वो 5 प्रतिज्ञा लिया करता था, जिनमें से 4 पहले से चली आ रही थी। स्टार्टिंग की ये 4 कि भाई हमें किसी को मारना नहीं है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, प्रॉपर्टी पॉजेस नहीं करनी है, राइट, मतलब प्रॉपर्टी पॉजेस हमें नहीं करनी है। लेकिन जो 5वें नंबर का था, शादी ना करना, सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य को फॉलो करना, ये वर्धमन महावीर ने इसको जोड़ा था इन 4 व्रत के अंदर। टोटल यहाँ पर हमें 5 ये देखने को आज के टाइम में मिल जाएंगे, राइट। अब जैनिज्म आप देखोगे किस तरीके से फैलता है, उससे पहले आप ये देखो, आपकी बुक में बहुत ही अच्छा एक सोर्स गिवन है, ठीक है, जो कि किससे डील करता है, यहाँ पर आपको जैन टेक्स्ट से डील करता है ये, एंड इसका नाम है उत्तराध्यायन सूत्र, ठीक है, या आप इसको सूत्र कह सकते हो, उत्तराध्यायन सूत्र। इसमें ना एक कमलावती नाम की जो क्वीन है और उसका जो हस्बैंड है उसकी स्टोरी बताई हुई है। इसको आप रीड करोगे तो आपको ये पता लगेगा, कमलावती अपने हस्बैंड से ये बोल रही हैं कि ओ किंग, आप जब मर जाओगे तो आप इन सभी चीज़ों का क्या करोगे, आपको खाली धम ही, ठीक है, आपको धम अलोन एंड नथिंग एल्स विल सेव यू, एज ए बर्ड डिसलाइक्स द केज सो आई डिसलाइक द वर्ल्ड। यानी कि आपको धम ही बचाएगा, आप इस जो मोह माया में पड़े हो। वाइफ अपने हस्बैंड से बोल रही है, राजा से बोल रही है, वो आपको नहीं बचाने वाला, ठीक है। मैं तो ऐसी लाइफ जी रही हूँ जिसमें मुझे कोई ऑफस्प्रिंग की ज़रूरत नहीं है, बच्चे की ज़रूरत नहीं है, ना मेरी कोई डिज़ायर है, ना मुझे किसी चीज़ का लव है, ना किसी चीज़ को लेकर हेटरेट है, ठीक है। तो वो बोलती हैं भैया राजा से, लीव योर लार्ज किंगडम, उसको छोड़ दो और अपना एकदम सीवियर पीनेंस करो और तपस्या करो और इस मोह माया वाली जिंदगी को छोड़ दो। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। कई सारे टेक्स्ट यहाँ पर, मतलब स्प्रेड कैसे होता है जैनिज्म का, तो जैनिज्म काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होता है, ठीक है, बट बुद्धिज़्म के मुकाबले इतना ये फैलता नहीं है। इसके पीछे का वही रीज़न था कि भाई ये नॉन वायलेंस के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस दे रहे थे, जो कि बेसिकली आप खुद ही देखो, एक भाई किसान खेती कर रहा है तो भाई कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा उससे मर ही जाएगा। तो लेकिन गौतम बुद्ध ऑन दी अदर हैंड बोलते हैं हमें मीडिएशन का पाथ अडॉप्ट करना है, मॉडरेशन का पाथ।
तो इसीलिए बुद्धिज्म ज़्यादा फैलता है एज कम्पेयर टू ये। बट आप ये देखोगे कि जो जैनिज्म है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई सारे लिटरेचर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। कई सारे जो लिटरेचर्स हैं इनको लिखा जाता है वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में, प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी लैंग्वेजेस में। इनको ना आगम बोलते हैं। आगम आप याद रखना, आगम आर दी जैन टेक्स्ट, राइट। स्कल्पचर्स भी बनाई जाती हैं इस प्रकार की, जो आपको, या फिर आप ये वाली बोल सकते हो इस टाइप की, ऑफ वर्धमान महावीर, राइट। अब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं। होता क्या है, आपको ना, मैंने आपको महाजनपद के बारे में बताया था। एक वजी महाजनपद हुआ करता था। वजी जो महाजनपद है ना, इसी का एक पार्ट था शाक्य क्लैन। शाक्य जो क्लैन है उसके जो राजा थे वो थे सुधोधन, राइट। सुधोधन वॉज द राजा। महामाया, इनकी कोख से एक बालक का जन्म होता है जिनका ये नाम रखते हैं सिद्धार्थ। ठीक है, जिनका ये नाम रखते हैं सिद्धार्थ, राइट। अब जब इस बालक का जन्म होता है ना, तो यहाँ पर जो भी एस्ट्रोलॉजर्स थे उनको बुलाया जाता है कि भैया इस बच्चे का जो भविष्य है वो आप बताइए। तो एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलते हैं, या तो ये बालक क्या करेगा, बहुत ही बड़ा राजा बनेगा, या फिर ये जो बालक है ये अपने संसार को ही छोड़ देगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ठीक है, ये कब करेगा? जब वो संसार की रियलिटी को देखेगा, रियलिटी को देखेगा, संसार के दुखों को देखेगा। तो इनके फादर सुधोधन ये डिसाइड करते हैं कि मैं अपने बालक को बाहर की जो रियलिटी है, दुख है, उनके बारे में बताऊंगा ही नहीं। वो क्या करते थे, बाहर सिद्धार्थ को जाने ही नहीं देते थे। और अगर कभी जाते भी थे तो अनाउंसमेंट करवा दिया करते थे कि भाई हर किसी को खुश रहना है, ताकि उन्हें दुख के बारे में, दुखों के बारे में पता ही ना लगे। लेकिन जो चीज़ होनी होती है वो हो ही जाती है। एक दिन ये अपने सारथी को, चैरियोटर को परसुएट करते हैं, जिनका नाम था चन्ना, कि चन्ना भाई आप मेरे को एक बार बाहर ले जाइए। अब ये अपने इसको चन्ना को परसुएट करते हैं, इनके साथ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये देखोगे ये ना कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी वजह से इनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। ये देखते हैं पहले किसको, एक देखते हैं ये ओल्ड व्यक्ति को। चन्ना से पूछते हैं ये क्या है, तो वो बताते हैं कि ये एक ओल्ड व्यक्ति है, हर किसी को एक टाइम पे बूढ़ा होना है। फिर वो किसी एक सिक व्यक्ति को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को। चन्ना से पूछते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं था इन सभी चीज़ों के बारे में कि भाई बूढ़ा भी होना है, मरना भी है, बीमार भी पड़ते हैं, राइट। तो वो इनसे पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि बीमार भी लोग हो जाते हैं। और उसके बाद वो एक डेड बॉडी को देखते हैं इधर, राइट। और डेड बॉडी को देखकर वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो चन्ना बताते हैं कि एक टाइम पे हर व्यक्ति को मरना भी है। उसके बाद वो एक साधु को देखते हैं और चन्ना से पूछते हैं ये साधु बड़ा खुश लग रहा है, ऐसे कोई दुख नहीं है क्या? तो चन्ना बताते हैं इसने सब कुछ छोड़ दिया है, इसे अब जिंदगी में जो मोह माया है, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। और ये पाथ गौतम बुद्ध को बहुत ही अच्छा लगता है। ही डिसाइडेड टू फॉलो द सेम पाथ। और वो, उनकी वाइफ भी होती है यशोधरा और बेटा राहुल, उनको छोड़ के, घर छोड़ के चले जाते हैं और वो एनलाइटनमेंट अटेन करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर बोध गया के अंदर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है अंडर बोधि ट्री। तो आपको जो बोधि ट्री है ये देखने को मिलेगा और वो ज्ञान की इन्हें प्राप्ति होती है। तो और बाकी जो सोर्सेज है ना, जो कि हमें बताते हैं बुद्धिज़्म के बारे में या गौतम बुद्ध के बारे में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जिनके बारे में वी विल स्टडी अबाउट, हैजियोग्राफीज यानी इनकी जो बायोग्राफी हैं ये भी हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी बात करेंगे बाकी, अब हम टीचिंग्स के बारे में देखते हैं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, एनलाइटनमेंट ये अटेन कर लेते हैं, यानी इन्हें संसार के जो भी मोह माया है, दुख है, उससे मुक्ति हो जाती है। साइकिल जो है बर्थ रिबर्थ की, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो इनकी टीचिंग्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये ना कभी भी ऐसा नहीं करते थे, कोई भी मान लो व्यक्ति इनके पास आ रहा है, मान लो ये लेडी आ रही है, इसका बेटा मर गया है, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि लो मेरे पास मैजिकल पावर है, मैंने आपके बेटे को ठीक कर दिया। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें। ये जो गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ हैं, ये ना रियलिटी से एक तरीके से परिचित कराते थे लोगों को कि भाई रियलिटी है ये, हर किसी को जाना है। आपने किस्सा गौतमी वाली जो स्टोरी है और मस्टर्ड सीड वाली स्टोरी सुनी होगी, जिसमें किस्सा गौतमी अपने मरे हुए बेटे को लेकर गौतम बुद्ध के पास आती हैं कि इसको जीवित कर दो। तो वो ये बोलते हैं मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन आप मस्टर्ड के सीड ले आओ किसी ऐसे घर से जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो पूरी फैमिली में कभी भी। तो लेकिन उन्हें ऐसा घर ही नहीं मिलता। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई जो मृत्यु है वो कॉमन है, हर किसी को आएगी, हर किसी के घर में कोई ना कोई आपको डेड पर्सन या फिर ऐसा पर्सन जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो देखने को मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से वो बताते हैं।
ठीक है। इवन आपको एलिफेंट वाली स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी। इनके कज़न जो कि इनसे जलते थे, एलिफेंट भेज देते हैं गुस्से वाला, लेकिन वो उसको टच करते ही वो शांत हो जाता है। वो जो एलिफेंट है इनको कुछ हार्म भी नहीं पहुंचाता। तो इस प्रकार की स्टोरीज आपको देखने को मिल जाएंगी दिस शोज की कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध रियलिटी बताते थे लाइफ की। अब हम बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में कि इन्होंने यहाँ पर क्या क्या बताया है। तो आपको ये देखने को मिलेगा इनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड एक ट्रांजिएंट है, मतलब टेम्पररी है, बहुत ही शॉर्ट है, राइट। और इसमें कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। दुख आपको देखने को मिल जाएगा, जीवन में दुख ही दुख है, और दुख का जो कारण है वो है हमारी ह्यूमन डिज़ायर्स। और अगर आपको यहाँ पर अपने इन दुखों से मुक्त होना है तो आपको अपने डिज़ायर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको मॉडरेशन का पाथ अडॉप्ट करना पड़ेगा ना। जब आपके पास मतलब सुखी का माहौल है या अच्छा माहौल है तो आप बहुत ही खुश हो रहे हो, आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है। या फिर दुख का टाइम चल रहा है तो आपको ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। और इनके अकॉर्डिंग सोशल जो वर्ल्ड है, कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं ये हमने क्रिएट करी हैं, क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रादर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन। भगवान ने क्रिएट नहीं करी हैं। और अगर आपको निबाण अटेन करना है, देखो आपको दो वर्ड मिलेंगे, एक तो निर्वाण और एक निबाण, दोनों का मतलब सेम है, यानी एनलाइटनमेंट जो कि गौतम बुद्ध ने अटेन करी थी। अगर आपको ये करना है तो आपको इंडिविजुअल एजेंसी यानी कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हो। और इनके जो लास्ट वर्ड्स थे ना वो ये थे कि बी लैम्प ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। इसका मतलब आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने एनलाइटनमेंट के लिए काम करो, ये बोल रहे हैं गौतम बुद्ध। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इवन टीचिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि इन्होंने ना 4 जो नोबल ट्रूथ है ना इनके बारे में भी बताया है। जैसे कि ट्रूथ ऑफ सफरिंग, पहला जो ट्रूथ है वो ये है कि भाई जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा क्या है, उसका एक कारण है। कारण क्या है? कारण है हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छा। आप कोई भी ऐसा दुख बताओ मुझे जिसके पीछे आपकी डिज़ायर ना हो। डिज़ायर कहीं ना कहीं छुपी है, छोटी हो बड़ी हो डजेंट मैटर, बट डिज़ायर ज़रूर है। और उसको हम क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं उस डिज़ायर को, उस सफरिंग को। कैसे? मतलब उस सफरिंग को, क्योंकि सफरिंग की वजह से ही डिज़ायर, मतलब उस सफरिंग को, और सफरिंग क्यों है? डिज़ायर की वजह से, राइट। और कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर 8 फोल्ड पाथ को अडॉप्ट करते हुए। वो यहाँ पर इन 8 पाथों के बारे में, 8 फोल्ड पाथों के बारे में यानी पाथ्स के बारे में हमें बताते हैं, जो कि आपके सामने हैं। हमें राइट व्यू रखना है, हमारी इंटेंशन राइट होनी चाहिए, राइट स्पीच के बारे में, राइट एक्शन के बारे में, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन। तो एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा टीचिंग्स के बारे में। तो आप ये 4 नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ, प्लस में ये जो पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग लास्ट वर्ड्स, ये आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो भी फॉलोवर्स थे गौतम बुद्ध के, उनकी डेथ से पहले ही वो एक कम्युनिटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं संघ सिस्टम। संघ सिस्टम सामने आता है, जो भी फॉलोवर्स थे गौतम बुद्ध के वो संघ बनाते हैं। और ये टीचर्स बनते थे धम्म के, यानी जो भी गौतम बुद्ध की टीचिंग है उन्हीं को ही ये स्प्रेड करेंगे, राइट। और इनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे, जो कि हमें किस में देखने को मिलेंगे? विनय पिटक में देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। इनका यहाँ पर ये होता था कि भाई बेसिक चीज़ें ही हमें रखनी है, यानी कि जैसे कि एक बाउल जो कि हमें फूड मिलेगा, मतलब एक नॉर्मल सिंपल लाइफ जीनी है। ये ना जैसे एक भिक्षु होता है वैसी लाइफ जीते थे, इसीलिए इन मैन को बोला जाता था भिक्षु। और यहाँ पर जो वीमेन संघ में ज्वाइन होती थी, जिनको, जो कि पहले अलाउ नहीं था कि भाई वीमेन संघ में ज्वाइन हो, बट बाद में अलाउ परमिशन मिल जाती है, ठीक है, तो वो वीमेन को बोला जाता था भिक्षुनी। अब यहाँ पर वीमेन को क्यों पहले गौतम बुद्ध अलाउ नहीं करते थे? क्योंकि गौतम बुद्ध का मानना ये था ना कि जो डिसिप्लिन है उसमें कमी आ जाएगी, और यहाँ पर इस प्रकार की लाइफ वीमेन नहीं यहाँ पर अडॉप्ट कर पाएगी। लेकिन बाद में इनके जो बहुत ही क्लोजेस्ट डिसाइपल थे, आनंद यहाँ पर जो कि डियरेस्ट डिसाइपल थे, ये परसुएड करते हैं इनको कि आप वीमेन को अलाउ कर लो। फिर वीमेन को अलाउ कर दिया जाता है। और जो बुद्धा की फोस्टर मदर थी, जिन्होंने बेसिकली इनको पाला था, क्योंकि इनकी बर्थ के बाद ही इनकी मदर की डेथ हो जाती है, मर जाती हैं वो, तो इनकी जो फोस्टर मदर हैं वो थी महाप्रजापति गौतमी। ये इनको पालती हैं, और ये पहली वीमेन बनती हैं जो कि भिक्खुनी बनती है, संघ को ज्वाइन करती हैं। और संघ में कई सारे
जगह से लोग आते थे, किंग आते थे और भी कई सारे ऑक्यूपेशन को फॉलो करने वाले लोग आते थे, वर्कर, स्लेव्स, क्राफ्ट पीपल, राइट। और संघ में हर किसी को बराबर माना जाता था। अब बुद्धिज्म इतना फैल क्यों रहा है? देखो बुद्धिज्म इसलिए फैल रहा है बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम जैसी चीजें आ रही हैं ना, लोग उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, लोग उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है और वो चाहते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए जिसमें हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाए। इवन यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स भी देखने को मिलेंगी, ये फोकस करते थे मेटा के ऊपर, यानी कि अच्छी फीलिंग आपको रखनी है। ठीक है, कंपैशन के ऊपर। ठीक है, कंपैशन और जो वर्ड यूज किया जा रहा है दैट इज करुणा, यानी दया की भावना आपको रखनी है सभी के प्रति। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए ना, विनय पिटक में किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि संघ को ज्वाइन करता था, आप देख सकते हो। आपकी बुक में एक सोर्स है जो कि इसके बारे में बताता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, कोई भिक्षु है या फिर भिक्कुनी आप कह सकते हो, उसने कंबल बनाया तो उसे 6 साल तक वो यूज करना पड़ता था। अगर उससे पहले वो कंबल बनाएगा बिना परमिशन के, ठीक है, बिना परमिशन के, तो उसको कन्फेस करना पड़ेगा कि भाई इसने ऐसा क्यों किया, उसको मानना पड़ेगा, उसको कन्फेस करवाया जाएगा। तो इस प्रकार के यहाँ पर फूड से रिलेटेड आपको रूल्स मिल जाएंगे। तो कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जो भी संघ को ज्वाइन करता था उन सभी को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे। यहाँ पर आपको एक और सुत पिटक का जो सोर्स है वो देखने को मिलेगा, थेरी गाथा, जिसमें यहाँ पर क्या है, एक वीमेन थी जिनका नाम था पुन्ना। ये यहाँ पर क्या करती थी ना, दासी थी ये अपने बेसिकली जो कि इनका मालिक था उसके लिए ना पानी भरने जाया करती थी। वो हर दिन ब्राह्मण को देखती थी कि भाई ब्राह्मण क्या कर रहा है। एक ब्राह्मण आके ना इस पानी में क्या करता है, इसमें मतलब नदी में नहाता है ठंडे पानी में। तो वो यहाँ पर ब्राह्मण से पूछती हैं, तो ब्राह्मण बताते हैं कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर नहाऊंगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। फिर पुन्ना ये बोलती है कि ये आप जो कर रहे हो रिचुअल्स वगैरह, इनका कोई भी फायदा नहीं है। अगर पाप धुलवाने वाला कोई ऐसा सिस्टम होता तो यहाँ पर जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको टॉर्टस देखने को मिलेगा, टर्टल हो गए, फ्रॉक्स हो गए, ये सब तो हेवन में जाते ना, इनके तो सारे पाप ही धुल चुके होते। तो ये चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इनका यहाँ पर कहने का मतलब है कि इन रिचुअल्स के पीछे मत पड़ो, अपनी नॉर्मल सी लाइफ जियो जिसमें आप इन सभी पे फोकस नहीं कर रहे हो और दूसरे लोगों की मदद हमें करनी है। तो सुत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक के बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक की बुक सर्च कर रहे हो तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। दिस इज द बुक बाय ओसवाल पब्लिशर्स। ये बाय द वे हिस्ट्री की बुक है। इसको एक बार मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। काफ़ी बेस्ट बुक है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इस बुक में बेसिकली आपको सभी चैप्टर्स के ना शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हो। और एग्जाम के लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, जितने भी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे इंक्लूडिंग एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, राइट। इसमें आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, यू विल फाइंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। इवन आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे प्रॉपर मार्किंग के साथ में। पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे जो भी पास्ट में क्वेश्चंस आए हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप आराम से अपना पढ़ सकते हो। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जिनमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है उनके भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर इस बुक में मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया बुक है, इस बुक को आप बाय कर सकते हो। ये बुक आपको और भी बाकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की भी देखने को मिल जाएगी। इस बुक का लिंक आपको, इन सभी बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है इन दी फॉर्म ऑफ टेस्ट तो आप oswal.io पे आके, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ पर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ना आप अपना खुद का टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसका आपको एक टॉपिक का टेस्ट देना है, तो आप अपना खुद का टेस्ट जनरेट करके वेदर इट इज ऑफ एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आप अपना खुद का टेस्ट जनरेट कर सकते हो। और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको उस टेस्ट का यहाँ पर फीडबैक भी मिल जाएगा टीचर्स के द्वारा। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है तैयारी करने के लिए। तो इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब यहाँ पर जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है, इन्हें पहले ही पता लग जाता है कि भाई मैं अब प्राण त्यागने वाला हूँ। तो 80 ईयर्स
कि जब इनकी एज होती है उस टाइम पे आप ये देखोगे ये प्राण को त्याग देते हैं। इसको बुद्धिज्म में बोला जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है। इसको परिनिर्वाण भी आप बोल सकते हो, परिनिर्वाण, NIRVAN, परिनिर्वाण, राइट। तो यहाँ पर इनके जो डियरेस्ट डिसाइपल थे आनंद, वो इनसे ये बोलते हैं कि तथागत, जो कि इन्हीं का ही नाम है, आपके रैलिक्स, आपको मतलब आपके मरने के बाद आपको कैसे पूजे हम। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं मुझे पूजने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर ध्यान देना, अपना एनलाइटनमेंट अटेन करने की कोशिश आपको करनी है। लेकिन जब यहाँ पर ये काफ़ी परसुएड करते हैं कि प्लीज़ बता दीजिए आपको किस तरीके से हम पूजें, गौतम बुद्ध यहाँ पर ये बताते हैं कि जो 4 क्रॉस रॉड है, आप उसमें एक काम करना, आप एक ना थूप बनाना, थूप मतलब स्तूप बोला जा रहा है, पाली वर्ड है ये थूप, ठीक है, पाली वर्ड है किसके लिए, स्तूप के लिए। और यहाँ पर आप एक छोटा सा डोम बना दोगे, टीला बना दोगे मिट्टी का, जो भी आ रहा है जा रहा है वो एक तरीके से सैल्यूटेशन कर सकता है, मतलब मेरे को एक तरीके से प्रणाम कर सकता है ये चीज़, या फिर माला चढ़ानी है माला चढ़ा सकता है। इसी वजह से जो स्तूप है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। तो स्तूप आपको पता होना चाहिए, ये जो बेसिकली वर्ड है इसका मतलब है एक सेमी सर्कुलर माउंड होता है ये अर्थ के ऊपर आपको जो देखने को मिलेगा। और ये गौतम बुद्ध खुद बता के गए थे एज पर दी सोर्सेज कि भाई ये आप मेरे लिए कर सकते हो। तो स्तूप क्यों बनते थे, ठीक है, इनको कैसे बनाया जाता था, मतलब कैसे बनते थे ये, और इनका जो स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता था, इसके बारे में बात करते हैं। अब स्तूप क्यों बनते थे, वाई वर दी स्तूप बिल्ट। तो आप ये देखोगे जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है तो यहाँ पर क्या होता है, जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है तो उनकी डेड बॉडी को जलाया जाता है। जलाने के बाद जो भी उनके अवशेष होते हैं, एसेस, ठीक है, बोन्स, हेयर्स वगैरह, उनको अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड थी, जो सैक्रेड जगह थी, जैसे कि लुम्बिनी जहाँ पर उनका जन्म हुआ, सारनाथ जहाँ पर बेसिकली उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी, सरमन दिया, बोध गया जहाँ पर उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन करी, और खुशीनगर जहाँ पर उनकी डेथ होती है। तो वहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनके रैलिक्स को, और उसके ऊपर स्तूप की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। तो क्यों बन रहे हैं, इसका आंसर मैं ये बोलूँगा बिकॉज कुछ ऐसी प्लेसेस थी जो कि काफ़ी सैक्रेड थी, गौतम बुद्ध से रिलेटेड थी, इसीलिए वहाँ पर स्तूप का निर्माण हुआ, और वहाँ पर रैलिक्स भी रखे गए हैं गौतम बुद्ध के, यानी रैलिक्स रख दिए यहाँ पर और उसके ऊपर यहाँ पर स्तूप बना दिया। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। तो स्तूप इसलिए भी बन रहे हैं बिकॉज गौतम बुद्ध एज पर दी सोर्सेज खुद अपने डिसाइपल को बता के गए थे। और इवन ये बोला जाता है अकॉर्डिंग टू वन सोर्स अशोकावदाना कि अशोका ने कुछ स्तूप जो कि पहले बन गए थे उनको खुलवाया, और गौतम बुद्ध के रैलिक्स को कई सारी जगह पर रखवा करके उनके ऊपर स्तूप बनवाए, और 84,000 स्तूप बनवाए। तो ये थोड़ा सा बड़ा लगता है नंबर, बट हमें कुछ ऐसे सोर्स भी मिले एज पर दी अशोकावदाना। अब भैया स्तूप बनते कैसे थे, तो स्तूप बनते थे डोनेशंस के थ्रू। डोनेशन कौन देता था, भिक्खू, भिक्खुनीज, राइट, और भी कई प्रकार के आपको रूलर्स मिल जाएंगे, वो दिया करते थे। और इसका सोर्स हमें मिला है वोटिव इंस्क्रिप्शंस। आपको याद होगा मैंने आपको सेकंड चैप्टर में वोटिव जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनके बारे में बताया था। वोटिव इंस्क्रिप्शंस बेसिकली वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं जिसमें आप ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो, ऐसे गिफ्ट्स को जो कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो आपने ना कोई पर्टिकुलर डोनेशन दिया स्तूप के लिए, तो आप क्या करते थे, लोग पहले के स्तूप की वॉल्स में लिख जाया करते थे कि मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी फैमिली में ये लोग हैं, मैं ये काम करता हूँ, मैंने ये डोनेशन दिया है, ऐसे करके। तो हमें वो सोर्स मिला है, वो हमें वोटिव इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कि हमारे लिए सोर्स है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए कि भाई स्तूप किस तरीके से बन रहे हैं, कौन कौन डोनेशन दे रहा है। इवन हमें गिल्ड्स वगैरह भी मिल जाया करते थे, गिल्ड्स मैंने आपको बताया था, गिल्ड्स, श्रेणीज वगैरह, इनका मेंशन भी हमें मिलता है इन दी वोटिव इंस्क्रिप्शंस। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार का मिलेगा कि भाई हमें यहाँ पर देखो, जब स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको इस टाइप का एग्जाम में स्ट्रक्चर बना के आना है। हमें तो इस प्रकार का एक माउंड मिलेगा जिसको अंडा बोला जाता था, ठीक है, उसके ऊपर हमें बालकनी लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, हर्मिका है जो कि क्या शो करता है, अबोर्ड ऑफ गॉड्स, अबोर्ड ऑफ गॉड्स यानी देवताओं के रहने की जगह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। उसके ऊपर पिलर लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, जिसको बोला जाता है यष्टि, और उसके ऊपर हमें एक छतरा मिलेगा, छतरा या छतरी हमें देखने को मिल जाएगी। और ये है रैलिंग जो कि है वेदिका, इसको वेदिका बोला जाता है, जो कि इस सैक्रेड सेंटर को इस वॉल के थ्रू, रैलिंग के थ्रू बाहर के वर्ल्ड से सेपरेट कर रही है।
अलग कर रही है कि भाई ये सेक्रेड सेंटर अलग है। तो इस प्रकार का आपको बनाना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना सभी के बारे में, किसका क्या काम है या फिर क्या शो करता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूप वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ये देखते हैं कि जो सांची में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सांची बाय द वे, सांची एक आपको जगह मिलेगी नियर बाय भोपाल, एमपी के अंदर। सांची में आपको एक सांची का स्तूप मिलेगा जो कि अशोक ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसको 1818 में हेनरी टेलर करके यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। सांची का जो स्तूप है ना, आपको प्रॉपरली देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ऐसा नहीं था। यहाँ पर जब अंग्रेजों का रूल था ना हमारी कंट्री के ऊपर, तो अंग्रेज ले लो या फिर कई सारे जो यूरोपियंस थे ना, वो चाहते थे कि हम भाई उन्होंने सारी चीज़ें लूटी ही हैं, तो वो चाहते थे कि वो लूट करके ये जो गेटवेज आपको मिलेंगे, और काफ़ी डेकोरेटेड गेटवेज हैं ये, इनको यहाँ पर से ले जाएं और अपनी कंट्री में ले जाके अपनी कंट्री के म्यूजियम में रख दें। लेकिन उस टाइम पे शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम जैसी कुछ आपको रानियां देखने को मिलेंगी जो कि बेसिकली रूलर थी उस टाइम की भोपाल की। उन्होंने क्या किया, इस स्तूप के जो भी ये तोरण कह लो, तोरण बाय द वे गेटवेज हैं, ठीक है, इनको ले जाने नहीं दिया यूरोपियंस को, और उनको बोल दिया कि आपके लिए हम ऐसी कॉपी बनवा देंगे, ठीक है, प्लास्टर कास्ट कॉपी, आप वो ले जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से बचा रहा बेसिकली सांची स्तूप, वरना ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता। उसके बाद इनकी सक्सेसर आती हैं सुल्तान जहां बेगम, जो कि क्या करती हैं, यहाँ पर एक म्यूजियम हुआ करता था, उसको फंड करती हैं, गेस्ट हाउस को फंड करती हैं। गेस्ट हाउस में बैठ करके कौन बैठते हैं, जॉन मार्शल गेस्ट हाउस में बैठ के कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स लिखते हैं, किसके बारे में, सांची स्तूप के बारे में। और इनको छपवाने में, इनको पब्लिश करवाने में भी पैसे देती हैं कौन, सुल्तान जहां बेगम, ताकि इनकी वॉल्यूम्स पब्लिश हों, लोग इस सांची स्तूप के बारे में जाने। यानी कि बहुत ही इनकी सांची जो स्तूप है वो शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम की वजह से ही सरवाइव कर पाया, वरना अंग्रेज इसको भी लूट कर ले जाते, जैसे कि उन्होंने सारी चीज़ें करी हैं। और ये बाय द वे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको 1989 में डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। और ये आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 8 नंबर का, कि सांची का स्तूप क्यों बच पाया और अमरावती का क्यों नहीं बच पाता। तो इसी के बारे में अब हम देखते हैं। इस प्रकार के आपको ना ये गेटवेज मिलेंगे, जिनको देखकर अंग्रेजों का भैया मतलब एकदम मुंह में पानी आ रहा था कि भाई लेके जाना है, लूटना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये यहीं पर रहा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम, विच वर द रूलर्स ऑफ भोपाल, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। अब हम ये देखते हैं अमरावती, बाय द वे आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। अमरावती के अंदर भी एक स्तूप था जो कि सातवाहन डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था, राइट। ये क्यों नहीं सरवाइव कर पाता, इसकी कहानी समझो। देखो, सांची जब स्तूप बनता है ना अशोक के द्वारा, उसके बाद ना इसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब अमरावती स्तूप की हम बात करें, तो अमरावती स्तूप के अंदर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जब इसको कंस्ट्रक्ट करवाया जाता है, उसके बाद इसका ध्यान ही नहीं रखा जाता, और यानी धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होता रहता है, इसका ध्यान ही नहीं रखा जाता। और चलो ठीक है, ध्यान नहीं रखा गया। जब इसकी डिस्कवरी होती है, अंग्रेज जब रूल कर रहे थे उस टाइम पे, वो कैसे होती है, एक राजा था, लोकल राजा, वो चाहता था कि भैया मुझे एक मंदिर बनवाना है। वो ये मंदिर बनवाने के लिए एक्सकेवेशन करवाता है, खुदाई करवाता है, तो उसको भाई कुछ स्तूप जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। वो सोचता है कि इसकी मैं स्टोन वगैरह टेम्पल में यूज़ कर लूँगा, और हो सकता है यहाँ खजाना भी दबा हो, मैं खजाना भी निकाल लूँगा। तो इस तरीके से वो क्या करता है, इस सांची स्तूप, ये जो अमरावती का स्तूप है, इसकी यहाँ पर कुछ स्टोन्स को, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यूज़ कर लेता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि भाई ये स्तूप है, अमरावती का स्तूप हुआ करता था। उसके बाद जब और लोगों को इसके बारे में पता लगता है कि भाई कोई स्तूप जैसा स्ट्रक्चर मिला है जो कि बहुत ही वैसी बेकार कंडीशन में मिला है, राइट, बिकॉज इसका ध्यान नहीं रखा गया इनिशियली, स्टार्टिंग से ही। तो कॉलिन मैकेंजी यहाँ पर आते हैं, कुछ रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, बट उसको पब्लिश नहीं किया जाता। फिर वॉल्टर इलियट आते हैं, जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर ये कमिश्नर थे ऑफ गुंटूर, आंध्र प्रदेश। ये अमरावती को विजिट करते हैं और कुछ यहाँ पर स्कल्पचर ले जाते हैं कि भाई मैं स्कल्पचर ले जाके थोड़ी रिसर्च करूँगा, ये स्तूप क्या है, कब बनवाया गया, ऐसे करके। यानी आप ये देखोगे अलग अलग टाइम पे ना इस स्तूप के जो भी पार्ट, एक पहली बात तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं, पहले से ही डिस्ट्रॉयड है, कुछ राजा ने यूज़ कर लिया टेम्पल बनवाने के लिए। अब जो भी बचा थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर देखने को जो भी मिला ना, उसको भी अलग अलग टाइम पे आकर के अलग अलग ऑफिसर्स ले जाते हैं कि भाई मैं रिसर्च करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये बच ही नहीं पाता। तो इसको डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाया जाता है।
जैसे कि इसके पार्ट्स को लाइक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता, टू द इंडिया ऑफिस इन मद्रास और लंदन भी ले जाया जाता है। इस तरीके से जितना भी मिला था हमें बेकार कंडीशन में ही सही, जो भी मिला था वो भी नहीं बच पाया और आज इसका खाली बेस ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एच कोल यहाँ पर बोलते भी हैं, एक आर्कोलॉजिस्ट है, कि ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कोई भी कंट्री दूसरे बाहर की कंट्री के लोगों को या किसी और को भी अलाउ कर रहा है कि भाई वो हमारे इतने एंशंट जो ओरिजिनल वर्क है एंशंट आर्ट का उसको लेके चला जाए। ये एक बहुत ही सुसाइडल और इनडिस्पेंसिबल पॉलिसी है, राइट। इसकी प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, तो ये हमें देखने को मिलेगा। बाकी अभी हमने सांची स्तूप देखा, ठीक है। सांची स्तूप के अंदर ना आपको कई सारे स्कल्पचर्स मिलेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्कल्पचर्स में ना आपको कुछ ऐसे स्कल्पचर्स मिलेंगे जो कि पूरी की पूरी स्टोरी बता रहे हैं। लाइक वैसेंद्र जाटक का एक सीन हमें देखने को मिलेगा इस स्कल्पचर में। इसमें यह बताया जा रहा है कि एक राजा हुआ करता था जो कि एक तरीके से जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दे दिया और वो जाकर रहने लग गया अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ फॉरेस्ट में। तो ऐसी स्टोरीज हमें देखने को मिलती हैं। कुछ हमें वर्शिप के सिंबल देखने को मिल जाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं स्तूप की। स्तूप में कुछ सिंबल्स हैं, कुछ ये सीन्स हैं, स्कल्पचर्स हैं स्तूप की वॉल्स कह लो या मोस्टली गेटवेज में, तोरण में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये क्या शो करते हैं वो हम देख रहे हैं। हमें व्हील देखने को मिलेगा जो कि पहला सरमन बताता है गौतम बुद्ध का, जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था। सरमन का मतलब स्पीच। अब यहाँ पर देखो इमेज में बाय द वे मिस्टेक हो गई है, ये है स्तूप की इमेज, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। और ये है किसकी, दिस इज ऑफ बोधि ट्री। तो ये जो बोधि ट्री है यहाँ पर आप देखोगे ये क्या दिखाता है, मेडिटेशन दिखाता है गौतम बुद्ध का। और ये जो स्तूप का सिंबल है ये महापरिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध की डेथ को डिपिक्ट करता है। इवन हमें कुछ ऐसे पॉपुलर ट्रेडिशंस भी देखने को मिल जाएंगे, ऐसे स्कल्पचर्स जो कि डायरेक्टली गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है, बट वो भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे शाला भांजिका का हमें स्कल्पचर मिलेगा जो कि एक ऐसी वीमेन थी जिनको माना जाता था कि भाई जिन्होंने बेसिकली ना, यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हो, शाल ट्री पकड़ा हुआ है और ये झूल रही हैं। ये माना जाता है कि ये ऐसी वीमेन थी जिनके टच करने से ना किसी भी ट्री में, प्लांट में ना फ्रूट्स आ जाया करते थे, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आ जाया करते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें मिलेंगी। एनिमल का डिपिक्शन हमें देखने को मिल जाएगा, लाइक हियर यू कैन सी द एलिफेंट, जो कि कुछ ना कुछ दिखा रहा है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को दिखा रहा है, ह्यूमन की क्वालिटीज़ को दिखा रहा है। गजा लक्ष्मी जिसमें दो एलिफेंट्स हैं जो कि पानी छिड़क रहे हैं किसके ऊपर, यहाँ पर एक विमेन के ऊपर, जो कि माना जाता है कि भाई हो सकती हैं ये गॉडेस हो उनकी, ठीक है। या फिर कुछ लोग इनको बोल रहे हैं ये तो गौतम बुद्ध की मदर हैं, माया, महामाया, राइट। सरपेंट का स्कल्पचर यानी सांप का स्कल्पचर भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें सांची स्तूप में देखने को मिलती हैं। कौन क्या शो कर रहा है इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। इवन 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, किस प्रकार का, इस प्रकार का, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल और स्कल्पचरल फीचर्स ऑफ सांची स्तूप। इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना है, वो डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन करना है। और इसमें आपको स्कल्पचर्स बताना है कि भाई वैसेंद्र जाटक का यहाँ पर व्हील का स्कल्पचर, यहाँ पर आपको व्हील का मिलेगा, ठीक है। आपको स्तूप का मिल जाएगा, बोधि ट्री का मिल जाएगा जो कि एम्प्टी सीट है बोधि ट्री के नीचे। उसके बाद आपको ये पॉपुलर ट्रेडिशंस वाले बता देने हैं, शाला भांजिका और ये सब डिपिक्शन वगैरह एनिमल्स का, राइट। तो ये सब आपको बताना है। इवन यहाँ पर मैंने नोट्स की फॉर्म में लिख दिए हैं, वीडियो को पॉज करके आप रीड भी कर सकते हो। अब आगे चल के क्या होता है, जो बुद्धिज़्म है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक ऐसा पार्ट, इसको हम बोलते हैं महायान, महायान बुद्धिज़्म। और दूसरा जो पार्ट है वो हमें देखने को मिलेगा हीनयान बुद्धिज़्म, हीनयान, राइट। महायान, हीनयान। जो महायान बुद्धिज़्म है ना, यहाँ पर इनके फॉलोवर्स का ये मानना था कि गौतम बुद्ध एक भगवान थे जो कि धरती पे आए हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए उनको गॉड माना जाता है और उनकी आइडल वर्शिप होती है। हीनयान का ये मानना नहीं था। हीनयान जो फॉलोवर्स थे जिनको लेसर व्हीकल भी बोलते हैं, इवन थेरावाडा भी बोलते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक लाइन रीड करवाऊँ नोट्स में, मैं आपको अच्छी क्लैरिटी दे रहा हूँ। आप एक बार अपनी तरफ से रीड करोगे ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं और पर नहीं मिलेगी। हीनयान जो बुद्धिज़्म है ना, इनका मानना था कि एक नॉर्मल कॉमन मैन थे गौतम बुद्ध, ठीक है, जो कि बेसिकली अपने बलबूते पे एनलाइटनमेंट इन्होंने अटेन किया। ये गॉड नहीं मानते गौतम बुद्ध को और आइडल वर्शिप नहीं करते। तो दोनों प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे, हीनयान बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म। इवन इस टाइम पे ना बोधिसत्ता या बोधिसत्वा का कंसेप्ट भी आ रहा था। ये कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो कि बेसिकली ना
मतलब हाईएस्ट नॉलेज तो अटेन कर लेते हैं लेकिन एनलाइटनमेंट अटेन नहीं करते, उसको डिले कर देते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पर एनलाइटनमेंट अटेन कर रहे हो, सुख दुख की साइकिल या बर्थ रिबर्थ की साइकिल से मुक्त हो रहे हो, तो इसका मतलब आप अगले जन्म में नहीं आओगे। आपको जन्म मतलब आपका ये लास्ट जन्म है, आप बर्थ रिबर्थ की साइकिल से मुक्त हो गए हो। लेकिन बोधिसत्ता या बोधिसत्वा ये मानते थे, कुछ ऐसे लोग जो कि फॉलोवर्स थे बुद्धिज्म के, ये ऐसा मानते थे कि हमें दूसरे लोगों की मदद करनी है, इसीलिए ये नॉलेज तो गेन कर लेते हैं बट एनलाइटनमेंट अटेन नहीं करते। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो भी नॉलेज गेन करते हैं ना, उसको ये दूसरों को स्प्रेड करते हैं, उसको फैलाते हैं, उनको भी ये नॉलेज देते हैं। क्योंकि आप अगर एनलाइटनमेंट अटेन कर लोगे तो आप अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनोगे, आप जन्म मतलब बर्थ रिबर्थ की साइकिल से मुक्त हो जाओगे। इनका मानना था कि हमें जन्म लेना है लोगों की मदद करने के लिए, इसीलिए अपने एनलाइटनमेंट को ये डिले कर देते हैं, खाली नॉलेज तक मतलब वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है, बट एनलाइटनमेंट अटेन नहीं करते हैं, उसको डिले कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई बंदा है जिसने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी, वो गवर्नमेंट एग्जाम का बेसिकली उसने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया, लेकिन वो ये बोल रहा है कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एग्जाम दूंगा तो मैं तो जॉब करने लग जाऊंगा, मुझे ना इस सिलेबस को औरों को भी पढ़ाना है, मैं वो पढ़ाऊंगा, तो वो टीचर बन जा रहा है। इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपके साथ मतलब शेयर किया है। आप इस तरीके से आई होप इस बोधिसत्ता या बोधिसत्वा के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ आपको धीरे धीरे करके जो हिंदुइज्म है उसके एविडेंसेस भी देखने को मिल जाएंगे। बाय द वे हिंदू रिलीजन का कोई फाउंडर नहीं है, राइट, ना कोई टाइम पीरियड है, ये धीरे धीरे करके एक रिलीजन की फॉर्म में आता है। ये यहाँ पर जो हिंदुइज्म है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही प्रेजेंट था हल्का हल्का, और ये इस टाइम तक आते हुए थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा, इसकी ग्रोथ होने लगती है। तो हमें दो प्रकार की वर्शिप देखने को मिलेंगी, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। वैष्णविज्म में लॉर्ड विष्णु की पूजा होती है और शैविज्म में लॉर्ड शिवा की। इवन यहाँ पर आपको पुराण सोर्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे जिनमें इन गॉड्स के बारे में मेंशन है। इवन लॉर्ड विष्णु के हमें 10 अवतार देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक अवतार अभी तक नहीं लिया, कल की अवतार बताया जाता है, कलयुग के अंत में भगवान लेंगे। और ये डिफरेंट अवतार लिए जाते थे ताकि जो भी यहाँ पर राक्षस हैं, एविल फोर्सेस हैं, इनको मारा जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर जो लॉर्ड शिवा हैं, इनकी ह्यूमन फॉर्म की तो बनती है स्कल्पचर, साथ में ना सिंबॉलिक भी बनती है। सिंबॉलिक मतलब शिवलिंग की फॉर्म में, ठीक है, जो कि आपने देखी होगी। बाकी सोर्सेज की मैं बात करूँ तो पुराण आपको मिल जाएंगे जो कि ब्राह्मण्स ने कंपाइल करे थे। इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। और इसी टाइम पे आपको टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन भी शुरू होती हुई देखने को मिल जाएगी। टेम्पल्स ना स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल होते थे, जिसमें आपको यहाँ पर गर्भगृह देखने को मिलेगा, जिसमें मेन जो भगवान है उनका स्कल्पचर होता था, राइट, उनका स्कल्पचर देखने को मिलेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर ऊपर एक स्ट्रक्चर ऐड होने लग गया जिसको शिखर बोला जाता है, और उसके बाद आगे चल के मंडप ऐड हो जाते हैं। दिस इज बाय द वे शिखर, ठीक है, दिस इज गर्भगृह। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में जी लिख रहा हूँ, यहाँ पर शिखर लिख रहा हूँ एस, और यहाँ पर मंडप, अर्ध मंडप। और आज के टाइम पे आप देखो सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, ठीक है, बड़े से बड़े टेम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये था टेम्पल्स के बारे में। टेम्पल कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, और इवन गुप्ता पीरियड के टाइम पे तो आपको ये बहुत ही पीक पे देखने को मिलती है। और कुछ टेम्पल्स आपको ना ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि रॉक्स में से बनाए हैं, पूरे एक चट्टान में से, रॉक में से उसको कार्व कर करके बनाए हैं। एग्जाम्पल के लिए कैलाशनाथ टेम्पल। इवन हमें ना एक इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है जो कि ये बताता है कि भाई एक स्कल्पचर है जो कि जिसने इस टेम्पल को बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो ये बोलता है, वो बहुत ही अमेज हो जाता है कि ओ हाउ डिड आई मेक इट, मैंने कैसे बना दिया इसको, तो वो खुद शॉक हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक चीज़ और याद रखना 1 मार्क के लिए, मैं नहीं चाहता कोई भी चीज़ आपकी छोटे, भले ही थोड़ी बहुत वीडियो बड़ी हो रही है, आई होप आप इस चीज़ को समझोगे। एक आपको ना इसी टाइम पे आजीविका सेक्ट भी देखने को मिलेगा, जिसको फाउंड किया था किसने, मक्खली घोष ने, ठीक है, मक्खली घोषाल ने, राइट। इसमें ये मानते थे, मतलब एक प्रकार की फिलॉसफी थी जिसमें ना ये बोला जाता है, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता बट ये भी हमें देखने को मिलता है। इसमें ये बोला जाता है कि पहले से ही ना सब चीज़ें डिसाइडेड हैं, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है, पहले से ही डिसाइडेड है, तो इसमें फिर कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ये इतना पॉपुलर होता नहीं है। तो आई होप आप थोड़ा बहुत समझ गए हो, मक्खली घोषाल एंड आजीविका सेक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया, टेम्पल बिल्डिंग समझ में आ गई, ठीक है। चलिए
अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और है, जिसको पढ़ोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे इतने क्वेश्चन बनते नहीं है। इससे देखो, इसमें ये बताया हुआ है इस टॉपिक के अंदर कि क्या आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्या वो सारी चीज़ें देख पाते हैं। देखो, सारी चीज़ें वो नहीं देख पाते, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। जब वो किसी मॉन्यूमेंट को, किसी आर्किटेक्चर को स्टडी कर रहे हैं, तो वो कई सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। हो सकता है स्कल्पचर डेस्ट्रॉय हो, या चीज़ों के बारे में पता ना लगे, ठीक है। इवन कभी कभी ये होता है ना कि जो चीज़ें टेक्स्ट में लिखी हैं वो, प्लस में जो हमें स्कल्पचर देखने को मिल रहा है, वो कभी कभी मैच भी नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए महाबलीपुरम का हमें ये स्कल्पचर देखने को मिलेगा, इसके बारे में जो भी टेक्स्ट में मेंशन है वो मैच ही नहीं कर रहा है इससे, ठीक है। तो इसको लेकर अलग अलग व्यूज़ हैं। कुछ ऐसा बताते हैं आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस कि भाई ये यहाँ पर गंगा रिवर कि उसको दिखाता है, गंगा रिवर हेवन से किस तरीके से आ रही है, उसके सीन को दिखाता है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं, हिस्टोरियंस का मानना है कि ये दिखाता है कि कैसे अर्जुन ने यहाँ पर तपस्या करी थी कुछ आर्म्स को पाने के लिए। तो ये चीज़ है कि भाई टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा है स्कल्पचर के साथ, कैसे पता लगाएं। प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलेंगी, ठीक है। हिस्टोरियंस होना भी इतना ईजी नहीं है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और इस चीज़ को वो फिर करते भी हैं। जैसे कि जिस चीज़ के बारे में वो फैमिलियर हैं, उससे वो अनफैमिलियर के बारे में पता लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें यहाँ पर मान लो कोई स्कल्पचर मिल रहा है, किसी गॉड का स्ट्रक्चर है या स्टैचू है, ठीक है, उससे रिलेटेड दूसरा मिल रहा है, तो वो ही पता लगा सकता है कि भाई एक तो हम जानते हैं, उसके थ्रू जिसको वो नहीं जानते, जिसके साथ वो अनफैमिलियर हैं, अगर वो उससे मैच कर रहा है तो उस जानने वाले के थ्रू, यानी फैमिलियर से अनफैमिलियर के बारे में पता लगाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ कि भाई वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट। और कभी कभी पता लगाने के लिए फैमिलियर से अनफैमिलियर की तरफ जाते हैं। आई होप आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, कवर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम बुक नंबर 2 शुरू करेंगे, तो उसके लिए रेडी ज़रूर रहना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना इंपॉर्टेंट लिंक्स के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।